करते हैं रीट के लिए, आर टेट के लिए, राजस्थान के टेट के लिए, टीचर अध्यापक के लिए, साइकोलॉजी सब्जेक्ट के पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा परिक्षेत्र विलोम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। यानी कि विलोम ने जो वर्ग क्या है, अपने जो विलोम की जो टैक्सोनॉमी है उसमें उसने 6 वर्गों का जिक्र किया है, उनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए संज्ञानात्मक, बी क्रियात्मक, सी मनोप्रेरणा और डी है ये सी लिख गया यहाँ पे गलती से, ये है भावनात्मक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी क्रियात्मक। यानी कि जो परिक्षेत्र विलोम के वर्गीकरण में जो नामित हैं वो संज्ञानात्मक भी है उनमें, और मनोप्रेरणा भी है, भावात्मक भी है, जबकि क्रियात्मक उसमें शामिल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। यानी कि यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के बाद जो फिर मैं जो ढांचा है उसके बारे में बात हो रही है, तो उसमें मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो उसमें स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, ये भी उसमें है, ये सिद्धांत भी उसमें दिया गया है। और दूसरा है, ये मार्गदर्शक सिद्धांत का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चों के लिए या फिर अध्यापक के लिए एजुकेशन में मार्गदर्शन करना, यानी कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं मार्गदर्शन करने के लिए, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। ओके, तो दूसरा ऑप्शन है परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कक्षा का जो जीवन है उसके साथ परीक्षाओं को जोड़ना, उनको लचीला फ्लेक्सिबल बनाना। तीसरा है सी ऑप्शन, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि रटने को बिल्कुल दूर रखना है, ठीक है ना, तो सीखने से रटने को बिल्कुल दूर रखना है। और इसमें क्या कहा जा रहा है तीसरे ऑप्शन में कि रटना विधि को और सुविधाजनक बनाना, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर यही होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यपुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना, ये बिल्कुल ठीक है। यानी पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं रहना, हमको पाठ्यपुस्तक पर निर्भर बच्चों को नहीं रखना है और ना ही हमको पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित रहना है। पाठ्यपुस्तक को केंद्र मान करके हमको अधिगम या शिक्षण नहीं करना है हमको, बल्कि उससे पाठ्यपुस्तक से बाहर निकल कर, यानी बच्चों के जो जिसमें समस्त विकास हो सके, समग्र विकास शामिल हो, हर ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, जिसमें सभी तरह का विकास बच्चे का शामिल हो, ऐसी समृद्ध पाठ्यचर्या हमको बच्चों के लिए प्रदान करनी है, जिससे बच्चों का समृद्ध यानी कि समग्र विकास हो सके, ना कि हमको पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित मान करके उसको उसके हिसाब से हमको अधिगम और शिक्षण नहीं करना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ये इसमें गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से अपने जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। क्या है कि बच्चों से पहले उसको बच्चों को समझाया निबंध के बारे में, फिर उसको प्रदूषण के बारे में समझाया बच्चों को, फिर उस पर एक निबंध लिखने के लिए कहा। और इस कार्य भार से विलोम के वर्गीकरण के कौन सा संज्ञानात्मक सत्र की व्याख्या की गई है। तो विलोम ने जो संज्ञानात्मक सत्र बतलाए हैं उनमें से कौन से सत्र का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है विश्लेषण, बी है संप्रयोग, और सी है समझ, डी है ज्ञान। तो इसमें संप्रयोग का जो सत्र है संज्ञानात्मक उसका विलोम का, वो इसका प्रयोग इसमें किया जा रहा है। यानी कि जो निबंध उनसे अध्यापक लिखने के लिए कह रहा है वो उसका क्या कर रहे हैं, उसका प्रदूषण के प्रभाव को समझते हुए और उसको क्या कर रहे हैं, उसको प्रयोग में ला रहे हैं चीज़ को, यानी कि उस पर निबंध लिख रहे हैं उसको समझते हुए। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें संप्रयोग हो रहा है। तो इसमें विलोम के कौन से सत्र को शामिल किया गया है, संप्रयोग को। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक के तौर पर आप अपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। यानी कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के नाते आपने क्या किया, बच्चे की एक जांच सूची तैयार की और उसमें क्या किया आपने, उसमें छात्र की बुद्धि और व्यक्तित्व और बच्चे के जो कक्षा में जो बच्चे का व्यवहार है, ये 3 चीज़ों के बारे में आपने उसकी जानकारी इकट्ठी की। एक बच्चे के बारे में यानी बच्चे की बुद्धि के बारे में, IQ लेवल, और उसके बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में, और बच्चे के कक्षा में जो उसका व्यवहार उसके बारे में एक अध्यापक होने के नाते आपने जानकारी इकट्ठी की। तो ये इस तरह की जानकारी इकट्ठा करना क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आकलन, मापन, मूल्यांकन या फिर उपयोग सभी। तो इसमें आएगा आपका आकलन, इस तरह की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, आकलन। अगला क्वेश्चन है 5वां, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता है, एक बच्चा उसमें कोई एक विशेषता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे दिए, जैसे मौखिक क्षमता, किसी बच्चे में बोलने के एक बहुत अच्छा
अच्छा तरीका है बोलने का, उसमें बहुत सफाई का स्पष्टता के साथ बोलता है, तो ये उसमें क्या होगी, एक विशेषता होगी। तो इसी तरीके की कोई भी एक विशेषता है बच्चे में, उच्च या निम्न है, कोई भी विशेषता उच्च है या फिर निम्न है, बाद की उम्र में भी ये विशेषता रहेगी, ये बयान के महत्व पर जोर देता है। यानी कि एक अध्यापक एक बच्चे को देखता है कि उसमें किसी चीज़ की एक खास विशेषता है, जैसे कि एक अच्छी तरीके से, साफ तरीके से, क्लियर तरीके से उसमें मौखिक क्षमता है, यानी बोलने की क्षमता उसकी अच्छी है, तो अध्यापक फिर उसमें अनुमान लगा के कहता है कि इसकी जो विशेषता है ये आगे के वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी। तो अध्यापक किस चीज़ को ध्यान में रखकर ये अनुमान लगा रहा है, प्रारंभिक अनुभव को, या फिर बी है ऑप्शन है अनुवांशिकता को, या फिर वातावरण को, या फिर अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों को। तो इसमें अनुवांशिकता आएगी, यानी कि अध्यापक जो है अनुवांशिकता को ध्यान में रख करके ये बात कह रहा है कि ये विशेषता इसकी आगे भी बच्चे में ऐसी ही रहेगी, यानी कि अनुवांशिकता के कारण ये चीज़ें होती हैं, यानी बच्चे में जो विशेषता होती है वो अनुवांशिकता के कारण आगे भी रहती है। तो बच्चे अध्यापक कौन चीज़ को ध्यान में रख रहा है वहाँ पे, किस चीज़ पर जोर दे रहा, अनुवांशिकता पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। पहले क्या करता है, पूरा हाथ का प्रयोग करता है बच्चा किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। जबकि धीरे धीरे बच्चा जैसे विकसित होता जाता है तो वो पूरे हाथ से वस्तु को नहीं पकड़ता, बल्कि अपनी उंगली और अंगूठे की सहायता से उस वस्तु को उठाने लगता है। तो इस जो ये इंक्रीजिंग हुई है, जो प्रगति हुई है बच्चे की, तो ये किस कारण से, इसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सिफेलोकोडाल प्रगति, बी है प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति, सी है व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, और डी है अनियमित प्रगति। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, यानी कि जो बच्चे की विशिष्ट की तरफ बच्चा विकास कर रहा है, क्या साधारण से विशिष्ट की तरफ बच्चा क्या कर रहा है, विकास हो रहा है बच्चे का, तो व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति इसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया गया। यानी जो बच्चे का जो विकास होता है उसको मुख्य रूप से 3 चीज़ों में विभाजित किया गया है। पहला शारीरिक, दूसरा संज्ञानात्मक और तीसरा है भावनात्मक, और चौथा है क्या है, सामाजिक, यानी सामाजिक। और ये तीनों क्षेत्र क्या है, ये व्यापक क्षेत्र हैं, इनमें बच्चे के विकास को समाहित किया गया है। तो इस विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है, इन तीनों क्षेत्रों में जो विकास की प्रक्रिया है वो कहाँ तक संबंधित है, कि इन तीनों क्षेत्रों से विकास की जो प्रक्रिया बच्चे की वो कहाँ तक जुड़ी हुई है। तो अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, ये तो गलत हो गया। बी देखते हैं, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित, ये बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि इसी तीनों से जो ये प्रक्रिया विकास की वो एक एकीकृत रूप से भी जुड़ी हुई है, यानी सिंगल रूप से भी, शारीरिक रूप से अलग अलग देखते हैं तो शारीरिक रूप से जुड़ी हुई है, संज्ञानात्मक रूप से जुड़ी हुई है, जबकि अलग देखते हैं तो भावनात्मक रूप से जुड़ी है। जबकि हम एक साथ अगर उसको देखते हैं तो वो तीनों से एक साथ भी विकास की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तो ये एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और जबकि 2 ऑप्शन और उनको देख लेते हैं, आंशिक रूप से विकसित, ये तो हो नहीं सकता, जब समग्र रूप से विकसित है तो आंशिक तो वहीं पे खत्म हो गया। बेहतरीन ढंग से विकसित, इसमें ढंग या तरीका है, विधि की कोई बात नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतः क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यानी अनुभूति किसी भी चीज़ की हमको स्वयं महसूस होना, अंदर से किसी भी चीज़ का एहसास होना, ये बच्चे का क्या वातावरण और वातावरण के बीच, यानी जो बच्चा है उसके और जो बच्चा का जो वातावरण उसके बीच की जो अंतर की जो क्रिया होती है, अंत्य क्रिया जो होती है, उसके कारण ये निरंतर प्रक्रिया चलती है। तो ये सिद्धांत किसका है, ये किस सिद्धांत, किस में, कौन से सिद्धांत में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत में, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत में, टोलमैन का संकेत सिद्धांत में, कॉलर का अधिगम सिद्धांत में। तो ये जो चीज़ें दिखाई देती हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में दिखाई देती है। यानी कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये चीज़ें बताई है कि बच्चा अपने स्वयं और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण के निरंतर संपर्क में रहने के कारण प्रक्रिया के माध्यम से क्या है कि बच्चे को अनुभूति होती है, क्या सीखने की अनुभूति बच्चे को होती है वातावरण के बीच अंतर्क्रिया के कारण।
तो अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए, यानी जो पहले से जो चीज़ें सीखी हैं और जो नई जो चीज़ें बच्चे के सामने हैं उनमें, या फिर धारणाएं और अनुभव, ये भी दोनों वही चीज़ होगी, यानी जो पहले से जो सीख करके जो धारणाएं बना रखी हैं और जो नए जो वो फिर उनको जो अपने जीवन में अनुभव किया है नई चीज़ों में, तो उनमें सभी में संतुलन बनाए रखना उनको, यानी कि पिछली चीज़ों को भी ध्यान में रखना और नई चीज़ों को भी उनमें ऐड करना, और फिर इन दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं उनको देख करके उनमें संतुलन बनाना। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो समावेशन, समायोजन, संतुलन, ज्ञान में विज्ञान, ज्ञान में बाधा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी इसको संतुलन के नाम से जाना जाता है, उसको संतुलन बोलते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को खालिस्तान भी कहा जाता है, यानी कि उपयोग और अनुपयोग के नियम का दूसरा नाम पूछा है यहाँ पे अधिगम में। तो प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका श्रम का नियम, यानी उपयोग कर रहे हैं हम किसी चीज़ का या फिर अनुपयोग कर रहे हैं हम किसी चीज़ का, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें श्रम यानी इसमें मेहनत हो रही है, बच्चा इसमें क्या क्रिया कर रहा है, तो क्रिया में क्या इसको इसलिए क्रिया होती है इसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको श्रम का नियम भी कहा जाता है।